हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सैम्पल पेपर। जो प्रीवियस सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे थे उसका सेक्शन डी पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं। जैसे कि कुछ वीडियोस में आप लोगों को सेक्शन ए बी एंड सी का जो पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो इसी सैम्पल पेपर का सेक्शन डी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विथ जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है along with solution। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे नया है तो आप लोग जाके सेक्शन ए बी सी और 3 वीडियो अलग अलग करके बनाया है, तीनों का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ओके। सो सेक्शन डी में जनरली एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर है। सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम ईएम वेव। ठीक है, ईएम वेव। ठीक है, तो ईएम वेव में से जो क्वेश्चन है हम लोग डायरेक्टली एमसीक्यू पार्ट में चलते हैं। इस क्वेश्चन डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज कितना होगा। देखो डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा, जनरली पूछते हैं तो देखो सबसे पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है। नहीं तो क्या होगा, देखो दो प्रोसेस है इसको करने का। एक है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता होना चाहिए तुम्हें, या एंड ई का डायमेंशन पता होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर करके, उसके बाद हो जाएगा। या फिर दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मींस एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो डायमेंशन है वो दे देगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ओके दिस इज द जस्ट अ सेकेंड, यस देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी तो डेफिनेटली होगा। ओके तो किस तरीके से, क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो गया एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगर ये हो जाता है तो ये डेफिनेटली बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ से सी जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ से देखो एनर्जी का ये डायमेंशन है, उसके बाद पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एल क्यूब। तो ये करने के बाद मुझे ये आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एमएलटी एंड ए इलेक्ट्रिक करंट। देन एप्सिलॉन नॉट को इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड एक्सेलरेशन, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट, ये चारों के इन टर्म्स ऑफ मुझे निकालना है। यानी कि टोटली डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, जो 11 में करते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जो किया है फोर्स का फॉर्मूला पे बिठाया है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला सी फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे कर दिया है। ठीक है ओके, इसका और एक प्रोसेस है जनरली जो हम लोग क्लास 11 में कर चुके हैं, तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पे दोबारा नहीं करेंगे। तो अगर किसी का कोई उतना ही जानने का ज़रूरत है, आप लोग 11 के प्ले लिस्ट में आप मेरा जाके देख सकते हो डायमेंशन वाला पार्ट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में क्या बोला है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज passes from vacuum to dielectric medium with permittivity कितना है 4। ये कहाँ से गया, वैक्यूम से गया एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जिसका एप्सिलॉन कितना है 4 है। देन ऑप्शन क्या है, वेवलेंथ इज हाफ्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज रहता है। ओके, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन अनचेंज्ड। ओके, wavelength is doubled and frequency remains unchanged, wavelength is doubled and frequency become halved। तो इसका आंसर क्या होगा, एक वैक्यूम से कहाँ पे गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है, बट वेवलेंथ जो है यहाँ पे देखो क्या हो गया, वेवलेंथ हाफ हो गया।
कैसे हाफ होगी? क्योंकि वेवलेंथ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रूट ओवर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा हो जाता है 2 आंसर। तो वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ बाई जो होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। वेवलेंथ हम लोग को पता है कि नया वेवलेंथ जो होता है वेवलेंथ बाई म्यू होता है। ये वेव ऑप्टिक्स में भी हम लोग को इस टाइप का मिला था। अगर पानी के अंदर चला जाता है वो तो डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डेफिनेटली कम हो जाता है। तो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन कौन सा था? ये ऑप्शन ए, ठीक है। चलो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे और वाला पोर्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, नॉट बोला है। तो देखो, गामा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट बीटा रे क्या है? बीटा रे मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का रे है, ठीक है। बीटा एक पार्टिकल है, तो बीटा रे हो जाएगा आंसर। कॉस्मिक रे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विथ, वो डेफिनेटली एक स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, बहुत इजी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है सेकंड, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा है तो पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्टली तुम इस क्वेश्चन पे जा सकते हो, ठीक है। चलो, इफ देर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, अगर एक ही टाइप ऑफ चार्ज होता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डी एस एरिया वेक्टर, अब कौन सा ऑप्शन सही है? ओके, ई डॉट डी एस नॉट इक्वल टू जीरो ऑन एनी सरफेस, ऑन एनी सरफेस। अच्छा, E dot ds could not be defined. E dot ds equal to infinite. E dot ds 0 if charge is outside, and E dot c dash equal to 0 q by epsilon if charge is inside. तो कूलम लॉ को तो गॉस लॉ को तो डेफिनेटली फॉलो करेगा ये, है कि नहीं? चलो, तो ऑप्शन सी, जैसे कि यहाँ पे बोला, चार्ज आउटसाइड कितना हो जाएगा? 0, और इनसाइड हो जाएगा ये, जो कि है ये हम लोग का क्या है? दिस इज हम लोग का गॉस लॉ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ तो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में होता है ना। नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस वेक्टर फॉर्म में होता है, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है? डीएस एरिया हम लोग करते हैं ना इस तरीके से, डीएस वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 10 coulomb charge is placed at the center of the hemisphere of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, अगर ये पूरा होता, ठीक है, तो कितना होता? फुल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और जबकि ये हाफ हो गया तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है उसको हाफ पार्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट से हाफ पार्ट पास होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन आ रहा है। कैसे? ये देखो, हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, क्यू तो गिवन है, तो ये हम लोग का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। चलो लास्ट वाला पार्ट में चलते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एंड क्लोजिंग चार्ज फाई नॉट, द सरफेस एरिया इज डबल्ड। अगर सरफेस एरिया डबल कर देता है तो कितना हो जाएगा? द फ्लक्स इज कितना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एरिया एस एंड क्लोजिंग चार्ज क्यू इज फाई, ठीक है। अगर फ्लक्स है फाई, अब सरफेस एरिया को डबल कर दिया, समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया को डबल कर दिया, देन फ्लक्स कितना हो जाएगा? अब सरफेस एरिया को अगर डबल करता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फाई, क्यों? क्योंकि देखो एक चीज सिंपल देखो, अगर एक यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, ठीक है, ओके 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 ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज एक चार्ज है, इसके अंदर क्यू, ठीक है। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस को बड़ा भी ले दूँ तो नंबर ऑफ फील्ड तो सेम निकलेगा ना दोनों से, तो आंसर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई फाई रहेगा, कोई चीज़ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सेम ऑप्शन रहेगा फाई, ठीक है। चलो
यहाँ पे और वाला क्वेश्चन है गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग अ डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे माइनस चार्ज, इसके तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इसे बाहर तो नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन ई 5 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है देखो यहाँ पे, a thin equivalent equiconvex lens radius of curvature of either face being 33 centimeter is placed on a horizontal plane mirror। ओके, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन ढूंढो, मिल जाएगा। A pin held 20 centimeter vertically above the lens coincide in position with its own image। इसका एक प्रैक्टिकल भी है। Space between the lower surface of the lens and the mirror is filled with liquid, यानी कि यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, to coincide the image as before, the pin has to be raised to distance 25 centimeter from the lens। Find the refractive index of the liquid। अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। ठीक है, चलो देखो, तो फिगर इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे पिन यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे हो, यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि पिन और इमेज एक ही लाइन पे आना चाहिए, तब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दैट केस देखो, इन द फर्स्ट केस इमेज विल कोइंसाइड विद द पिन इफ द रे फ्रॉम द पिन आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर। अगर नॉर्मली आता है तो इसी डायरेक्शन में वो फिर वापस जाएगा, इस डायरेक्शन से। ठीक है, एंड द पाथ इज शोन। दिस मीन्स द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 20। इसका मीनिंग यही है, फोकस पे आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल जाने के बाद वो फिर से वापस 20 में आएगा, तो F1 हो गया 20। इन सेकेंड केस फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन लिक्विड इज 25 सेंटीमीटर, जो कि गिवन है, यानी कि फोकल लेंथ 25 है। तो हम लोग को दो लेंस का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो यहाँ पे बिठाओ, बिठाने के बाद हम लोग को मिलता है -100। तो ये हमें पता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम लोग 1/100 -100, उसके बाद R1 R2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक है 33 और एक होगा जो कि प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। तो यहाँ से म्यू निकल के आ जाएगा 1.33। क्लियर है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार एग्जाम में ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वाला पोर्शन को हम लोग करते हैं, क्या है इसमें देखो, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ब्रीफली हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन फ्रॉम डबल स्लिट हैंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ, यानी कि बीटा लैम्डा डी बाई डी, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो ये टोटली क्या है, डेराइवेशन बेस्ड है। तो डेराइवेशन को हम लोग को ऑलरेडी पता है, यंग्स डबल स्लिट, ये मेरे चैनल पे भी क्या हुआ है, तो एट ए ग्लांस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये बीटा आ गया, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, रेशियो ऑफ, देखो सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम हाँ इज 9:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट का विड्थ, ठीक है, स्लिट का विड्थ कितना होगा वो हमें निकालना है। तो स्लिट का, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, सी स्लिट का विड्थ का जो एक फॉर्मूला है दिस, यानी कि A1 + A2 होल स्क्वायर डिवाइडेड है मिनिमम, मतलब A1 - A2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/9 गिवन है। तो यहाँ से मुझे A1 A2 4:1 मिल गया। तो विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये हमें पता है, इंटेंसिटी यानी कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यहाँ से 16:1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32, आई होप दिस इज द लास्ट, और 32 33 है, 3 क्वेश्चन आते हैं। yes, that two tiny sphere carrying charge this and this are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field at the midpoint of the line joining two charge. B नंबर क्या है, at the point 10 centimeter from the midpoint of the plane to the line and passing through the midpoint। हाँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे देखो, तो मिड पॉइंट यानी कि ये जो डिस्टेंस है इक्वल हो जाएगा इसका हाफ, है ना। तो
यहाँ पे 30 सेंटीमीटर था, तो इसका 0.15 मीटर में, तो यहाँ से जो V है वो निकल के आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द ओ। ओके, चलो बी नंबर क्या बोला है, पोटेंशियल एट द पॉइंट सी ड्यू टू टू चार्जेस। अब पोटेंशियल ऑलवेज प्लस होता है, हम लोग को पता है, यहाँ पे प्लस हो गया, दोनों का प्लस करके ये निकल गया आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू चार्ज ए, अब यहाँ पे भी सेम, एट सी ड्यू टू चार्ज ए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू चार्ज बी। ठीक है, अच्छा, फिर उसका तीनों का हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला पता है। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, जैसे कि ये वैल्यूज तुम्हें नहीं पता होगा तो इतना तक ही छोड़ना है। ठीक है, और इतना टफ कैलकुलेशन ज़्यादातर नहीं आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वाला पार्ट, और वाला पार्ट में क्या बोला है कि ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, यानी कि इस चार्ज पे। तो वेक्टर के लिए इस पे ये क्या हो जाएगा, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ से रिपल्शन होगा, ये हो जाएगा फोर्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि वर्क डन यानी कि एनर्जी तुम्हें निकालना है कितना होगा सेकंड क्वेश्चन पे। चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे ये हो गया F1, फिर F2, फिर इन दोनों के बीच जो एंगल है ये टोटल एंगल 120 है। ठीक है, ये कम्प्लीटली बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर मिल गया। टोटल वर्क डन दोनों का प्लस, आगे यहाँ पे एक माइनस है तो इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। AC चैप्टर से गिवन है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन LCR सर्किट। फेज डिफरेंस यानी कि फाई तुम्हें निकालना है। Calculate the value of additional capacitor which may be joined suitably to the capacitor that would made the power factor unity, यानी कि cos phi को 1 बनाने के लिए C कितना यूज करना है एडिशनल, ये सेकेंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ओके, दिस इज द थिंग, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 जो कि गिवन है। ठीक है ना, ओमेगा इतना है। ओके, तो एक्स यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो एक्स एल यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स और एक्सएल में एक्सएल बड़ा है, तो एक्सएल अगर बड़ा है तो tan फाई नेगेटिव होता है जो हम लोग को पता है। तो tan फाई का वैल्यू होता है कुछ इस तरीके से, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, तो यहाँ से tan फाई -1 यानी कि -45 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, पावर फैक्टर यूनिटी करने के लिए यानी कि कॉस फाई को यूनिटी करने के लिए कितना चाहिए, है ना, एक्सी मतलब 1/ओमेगा c डैश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते करते सी डैश का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है। और वाला पार्ट को देखते हैं कि एन वी इतना है, आई इतना है, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, एवरेज पावर क्या होता है, IRMS VRMS यानी कि ERMS कॉस फाई। ठीक है, ये क्या होता है, पी एवरेज का वैल्यू, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ मैंने ऑलरेडी करके दिया, तो यहाँ पे एट ए ग्लांस तुम लोग देख सकते हो। और इंटीग्रेशन वाला पार्ट करके यहाँ पे ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये थोड़ा घुमा के पूछा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस, यानी कि ये कॉस फाई का वैल्यू क्या है, R/Z होता है। कॉस फाई कम करना मतलब पावर लॉस ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि देखो पावर P इक्वल टू V²/R होता है, यानी कि P जो है R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कॉस फाई को कम करोगे तो R भी तो कम हो जाएगा ना, R भी कम हो जाएगा, तो R कम होने से पावर ज़्यादा हो जाएगा, पावर लॉस। तो दैट इज वाई कॉस फाई को ज़्यादा करना है। ठीक है, ताकि रेजिस्टेंस बढ़ जाए R, तो R बढ़ने से पावर लॉस कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो आंसर पे देखते हैं, यस सेम लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, दिस इज अ थिंग। फिर लो
पावर फैक्टर इम्प्लाइज लो ओमिक रेजिस्टेंस विच इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो इसके साथ जैसे कि 4 वीडियोस लगे हैं, इन 4 वीडियोस के साथ मैंने ये जो पूरा सैम्पल पेपर है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट मैंने सॉल्व करके दिया है। ठीक है, तो चारों वीडियो को आप लोग देख सकते हो, ध्यान से पढ़ सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड है, तो बहुत हेल्प होगा। ये सैम्पल पेपर को देख के जाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी आ सकते हैं। ये डेफिनेटली मुझे नहीं पता, बट इससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी तुम लोग को, बहुत सारे चैप्टर्स में जो गैप रहे होंगे, जो क्वेश्चंस सॉल्विंग में गैप रहेंगे, वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड डू कमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को और एक सैम्पल पेपर चाहिए सॉल्व वन, तो कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू।